गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछली कक्षा में हमने अमेरिका की न्यायपालिका का गठन, चुनाव, उसके न्यायाधीशों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदावधि, उसका कार्य, शक्तियां और अधिकार देखा था। आज हम अमेरिका में अमेरिकी न्यायपालिका को जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें इसका अर्थ जानना आवश्यक होगा। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की एकमात्र व्याख्या का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की वैधानिकता की जांच की जाती है जिन्हें कांग्रेस एवं राज्य सरकारें पारित करती हैं। यदि कानून को न्यायालय में चुनौती दी जाए और न्यायालय यह समझें कि यह कानून संविधान के प्रतिकूल है तो उसके द्वारा उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा उन कानूनों के आधार पर कार्य किए जाते हैं के आधार पर किए गए कार्य भी शामिल हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की भूमिका अदा की है। इस संबंध में दो बातें उल्लेखनीय हैं। पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच तभी करेगा जब उसके सामने कोई विवाद प्रस्तुत हो। दूसरा, यह अपनी पहल पर जांच नहीं कर सकता। विवाद वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जो कानून से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। अब हम देखते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन है क्या और न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत न्यायपालिका को क्या कार्य करना होता है। दूसरा देखते हैं कि अमेरिकी जो न्यायपालिका है उसको जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार दिया गया है उसका कोई वैधानिक आधार है या नहीं। तो अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का जो वैज्ञानिक आधार है तो संविधान के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहे जाने के बावजूद अनुच्छेद 6 व 3 की उपधारा में ये शक्ति निहित की गई है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बनाई गई संधियों अमेरिकी कांग्रेस का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कहा गया है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान, संयुक्त राज्य के कानून व उसके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हों। इस अनुच्छेद से इस बात की व्यवस्था होती है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और उसका उल्लंघन न हो। यह तभी हो सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया जाए तथा संघीय व्यवस्था द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो यदि वे संविधान की धाराओं के प्रतिकूल हों। प्रयोग इसका, संविधान एक पत्र है जो शासन की शक्तियों को निश्चित एवं मर्यादित करता है। और दूसरा, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है। इसलिए संविधान के विपरीत बनाए गए कानून और न्याय अवैध घोषित होते हुए भी उन्हें मानने से इनकार कर सकता है। तो यदि न्यायालय संवैधानिक कानूनों की सर्वोच्च कानून मानता है और यदि संविधान साधारण विधानमंडलों से श्रेष्ठतर और उच्चतर है तो ऐसे किसी मामले पर जिसमें संविधान भी और साधारण कानून भी लागू होता है, संविधान को मुख्यतः प्रदान की जाएगी
और उसके सामने सामान्य कानून असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। तो ये सारा जो केस था ये मारबरी बनाम मेडिसन के मुकदमे में निकल कर आया और उसके तहत जो उसके निर्णय जो उसमें निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। उससे पहला है कि यह निश्चित रूप से न्याय विभाग का कर्तव्य और अधिकार है कि यह वही बता सकता है कानून क्या है। जो लोग किसी विशेष नियम को किसी मामले पर लागू करते हैं वे ही उक्त नियम की व्याख्या करते हैं और वे ही उक्त नियम का निर्वचन करते हैं। दूसरा, यदि दो कानून एक दूसरे के विरुद्ध होंगे तो न्यायालय ही निश्चित करेंगे कि दोनों में से कौन सा कानून किस सीमा तक लागू किया जाए। तीसरा, उसी प्रकार से यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होगा और यदि किसी मामले में उक्त कानून और संवैधानिक कानून दोनों ही लागू होंगे तो न्यायालय को देखना होगा कि वह उक्त मामले या विवाद पर संविधान की किस मान्यता के आधार पर निर्णय दे। तो इस अब निर्णय का क्या जो परिणाम निकला वो था संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की जो मारबरी बनाम मेडिसन का मुकदमा था उसके निर्णय के विभिन्न परिणाम निकले। उसके परिणाम सब पहला है इसके अंदर कि संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल बनाया गया कोई भी कानून वैध नहीं था। यदि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के प्रतिकूल है तो सर्वोच्च न्यायालय का ये दायित्व है कि वह उस कानून को अवैध घोषित कर दे। दूसरा, संविधान की सुरक्षा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के द्वारा संविधान की रक्षा की है। राज्यों के अनेक कानूनों को जो कि संघीय संविधान के विरुद्ध थे अवैध घोषित करके संघीय संविधान तथा कानूनों की रक्षा की है। तीसरा है न्यायालय तीसरा सदन। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के कारण न्यायालय तीसरा सदन बन जाता है, क्योंकि या तो वह किसी कानून को पारित कर सकता है या फिर किसी कानून को निरस्त कर सकता है। चौथा है इसके अंदर नियंत्रण व संतुलन। तो न्यायिक निरीक्षण का एक परिणाम यह भी हुआ कि इसके द्वारा नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत क्रियान्वित हो सका। यदि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का प्रचलन न होता तो अमेरिका की शासन व्यवस्था में 50 प्रतिद्वंदी राज्यों के परस्पर विरोधी हितों के कारण भारी अराजकता उत्पन्न हो जाती। ये कथन है मुनरो का और उन्होंने ये कहा कि इससे न्यायिक पुनर्निरीक्षण से नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत कायम हो सका है। अगला है संघात्मकता की रक्षा। यह न्यायिक निरीक्षण का परिणाम है कि अमेरिकी संघ अब तक सुरक्षित रहा है। उसके अनुसार मेरा निश्चित मत है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकने के अधिकार से वंचित हो जाएगा तो हमारा संघ अवश्य खतरे में पड़ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव राज्यों के ऊपर अंकुश रखा है और उनको अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रोके रखा है। मतभेदों का निवारण। इसी शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के दो मुख्य विभागों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच सभी झगड़ों को ठीक ठाक से निपटाया है और दोनों को अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर अतिक्रमण करने से उनको रोका है। तो मतभेदों का निवारण किया है इसने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में। न्यायिक सर्वोपरिता। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निरीक्षण की शक्ति द्वारा संविधान को परिवर्तित किया है तथा समय के अनुसार उसको नई दिशा भी प्रदान की है। इस शक्ति द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित 300 कानूनों और संघीय कांग्रेस द्वारा निर्मित 480 कानूनों को अवैध घोषित किया है। तो न्यायिक सर्वोपरिता स्थापित हुई है। राज्य की अपेक्षा संघ की शक्ति सुदृढ़ होना। इस शक्ति का अन्य संवैधानिक प्रभाव ये हुआ कि राज्य की तुलना में संघ की शक्ति सुदृढ़ हो गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्यापार, वाणिज्य और वित्त के क्षेत्र में संघीय सरकार के हाथों को बहुत मजबूत बना दिया है। अगला है इसके अंदर रूढ़िवादिता को प्रश्रय। सर्वोच्च न्यायालय ने कई सामाजिक और आर्थिक विधियों को रद्द किया है। फलस्वरूप न्यायालय के इस अधिकार के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उसके बाद न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और उसने उदार मार्ग अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के उस कानून को अवैध घोषित किया जिसके द्वारा उसने बच्चों के श्रम से उत्पादित वस्तुओं को वाणिज्य से निष्कासित करने की चेष्टा की थी। इसी प्रकार सन 1922 में बैली बनाम फर्नीचर कंपनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के श्रम को उन्मूलित करने के कांग्रेस के प्रयास को विफल किया था। तो इस प्रकार से रूढ़िवादिता को प्रश्रय मिलता है। धन्यवाद।